नोट भी लिख लिया था, इम्पल्सिव फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर पाएगा, लिखा था ये। हाँ, और नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन केस डिपेंडेंट इम्पल्स होते हैं, जबकि स्प्रिंग फोर्स और एमजी ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव रहते हैं। ये हो गया था ना। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर से फटाफट से सुन लो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स झटके को बोलते हैं बेसिकली, और एफ जो फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए काम करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इम्पल्स। इम्पल्स बराबर किसके होता है? चेंज इन मोमेंटम के। किसके बराबर होता है? इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और फिर आपने ये पढ़ा कि इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। जो फोर्स लग रहा होता है उसको क्या बोला जाता है? इम्पल्सिव फोर्स। किया था ये सब चीज ना, कोई दिक्कत? इम्पल्स को दिखाते किससे है? जे से। जे की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल ऑफ फोर्स dt। क्या होता है? या इसी को हम बोल सकते हैं dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब इस पे सवाल कैसे बनता है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास एक ऐसा सवाल आ जाए कि एक ब्लॉक यहाँ है, लेटेस्ट से सपोज कि ये 2 kg का ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ है, ये मान लो 4 kg का ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? एक स्ट्रिंग के थ्रू ये दोनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं। इधर से एक बुलेट आ रही है, जिसका मास है 500 ग्राम, और ये इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से आ रहा है? जब वो जाके इस 4 kg वाले ब्लॉक को हिट करेगा तो क्या एक झटका जनरेट होगा? अब वो झटका स्ट्रिंग को तोड़ भी सकता है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि झटका इतना सफिशिएंट नहीं है कि स्ट्रिंग वाले फोर्स को ब्रेक कर पाए। स्ट्रिंग वाले फोर्स को ब्रेक नहीं कर सकता वो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो यही बोला है कि इफ बुलेट sticks to the block after striking, then find out the velocities of blocks and bullet just after strike। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। कॉन्सेप्ट यूज करिए, आपको आएगा। तू रात भर जगता है क्या? दिन भर सो रहा है, फिर आंखें बंद किया तू? सोच रहा था। क्या? खोल के आँख सोचना, आँख बंद करके सोचता है। सोच लिया होगा आप तो, अब तो सोच लिया होगा। आंखें लाल क्यों है? लाल नहीं है, पीली है। पीलिया तो नहीं हो रहा है? पी लिया क्या? आओ मिल के करते हैं। इन सबकी अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। एक एक एफबीडी बनाते हैं। पहले मैं बनाता हूँ बुलेट के लिए एफबीडी। तो ये अपना बुलेट है, एमजी नहीं बना रहा हूँ। एमजी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, टक्कर मारेगा तो उस टाइम पे इम्पल्सिव फोर्स आएगा। जैसे ही इससे कांटेक्ट बनाया, टक्कर मारा, क्या उस टाइम पर मेरे पास वो आ जाएगा, अरे नॉर्मल। क्या आ जाएगा? ये 4 kg का ब्लॉक बुलेट पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये पूरा जब इसे चिपक गया है तो चिपका तो पूरा सिस्टम ऐसे आगे बढ़ रहा है। मान लिया ये आगे जा रहा है 20 से। कितने से जा रहा है? 20 से। तो ये कौन है? बुलेट।
तो बुलेट के लिए अगर मैं इम्पल्स लिखूं तो कौन सा फोर्स इम्पल्स के लिए काम कर रहा है? नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे? इम्पल्स NDT। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको क्या लिख सकते हो? J। लेकिन पार्टिकल जा किधर रहा है? क्या राइट में जा रहा है? और फोर्स किधर लग रहा है? क्या लेफ्ट में लग रहा है? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट कोई फोर्स आता है तो वो माइनस में लिखा जाता है। तो क्या लिखा मैंने इसको? -NDT इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो पहले बुलेट का मास कितना है? 500 ग्राम है, मतलब 500/1000। चेंज इन मोमेंटम मतलब m इन ब्रैकेट चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? बाद में हो गई v, पहले कितनी है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कौन सा फार्मूला लगाया। तो फार्मूला है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर मैं 4 kg की FBD बनाऊं तो 4 kg की FBD पर भी mg और नॉर्मल नहीं बना रहा हूं, ये इसको टक्कर मारेगा तो एक नॉर्मल देगा इस डायरेक्शन में, और जैसे इधर नॉर्मल आया यहाँ स्ट्रिंग में भी एक झटका लगेगा जो टेंशन होगा। ये वाला नॉर्मल कैसा है? ये वाला नॉर्मल है इम्पल्सिव। ये भी नॉर्मल कैसा है? और ये भी कैसा है? इम्पल्सिव। चलने लगा 4 kg इस डायरेक्शन में। पहले 4 kg चल रहा था कि रुका हुआ था? तो अब क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या ये बन जाएगा N-T dt। F dt होता है ना, F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? नेट इम्पल्स कितना है? N-T। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? N-T इंटू dt इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0। मतलब ये बन गया N-T dt। या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो तो NDT माइनस T dt इज इक्वल टू 4v। सही बोला क्या? अब 2 kg की FBD और बना लो। 2 kg पर नॉर्मल नहीं आएगा, खाली इधर एक झटका आएगा T जो इम्पल्सिव होगा। अगर इस झटके वाले इम्पल्सिव को देखा जाए, इसकी वेलोसिटी p है, तो क्या तीसरे ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे T dt इज इक्वल टू 2v, क्योंकि पहले तो वो भी रुका हुआ है। 3 इक्वेशन बन गए, तीनों को सॉल्व कर लो, v मिल जाएगा। कैसे? यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? 1 + 2 प्लस, देखो ये 1 में माइनस T dt है, दूसरे में प्लस T dt है, कैंसिल हो गया। ये माइनस T dt, ये प्लस T dt, वो n था, ये t है। तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ये हो गया 1/2। सही है ना? तो क्या बना ये? v/2 माइनस 10, और ये 4v और 2v। तो v/2 माइनस 10 प्लस 4v प्लस 2v, या मैं ऐसे 10 को उधर ले जाऊं तो 6 2 जा 12 और 1 13v/2। तो v की वैल्यू 20/13 मीटर पर सेकेंड। मतलब टकराने के बाद पूरे सिस्टम की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुलेट कितना हो जाएगा? 20/13 मीटर पर सेकेंड। याद समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये याद रहेगा मैंने क्या किया है। क्यों मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया इसमें? क्योंकि इम्पल्स आया है। कौन आया है? और इम्पल्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो झटका प्रोवाइड करता है। नोट कर लो। चले आगे। बोलना मत, पाप लगता है कि आगे चलना है। कोई नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं कि तुम्हारा मन हो चल लो। अभी स्ट्रिंग की जगह पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दी है। के की वैल्यू दिया है, वही एक बुलेट है। और उसी स्पीड से आ रहा है। क्वेश्चन इज
सेम एज द प्रीवियस वन। ट्राई करो, क्वेश्चन पुराना ही है, ट्राई करो। एक और सवाल लिख ही देता हूं। जल्दी दो क्वेश्चन लिख, जल्दी लिख। हो गया, लिख सॉल्व कर। आओ देखो, इस सवाल में सबसे पहले इस 2 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाओ। तो इधर कौन सा फोर्स आएगा? केएक्स। और ये केएक्स कैसा फोर्स है? नॉन इंपल्सिव फोर्सेस में हम जानते हैं, और केएक्स तुरंत कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। इट विल टेक टाइम टू चेंज द वेलोसिटी, दैट इज व्हाई ये जस्ट आफ्टर बी कैसा होने वाला है? रुका ही रहने वाला है। तो 2 kg 0 हो गया। अब ये 4 kg और बुलेट का बनाना है, तो 4 kg ब्लॉक पर नॉर्मल इधर लगेगा। मान लो ऐसे चलने लगा, तो ये बन जाएगा NDT इज इक्वल टू 4V। और अगर मैं बुलेट के लिए बनाऊं, तो ये बुलेट है, इस पे नॉर्मल ऐसे KX नहीं लगाया इसलिए 4 kg पर, क्योंकि KX तो नॉन इम्पल्सिव है। मैं खाली इम्पल्सिव फोर्सेस को लिख रहा हूं। तो ये N इधर आया और ये भी इधर गया, तो ये लिखा जाएगा माइनस NDT इज इक्वल टू 500/1000 V माइनस 20। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2। तो ये बन गया 4V प्लस V/2 माइनस 20। इधर ले जाओ तो 4 2 जा 8, 40/9। तो ये सवाल याद रखना कि 4 kg और बुलेट जस्ट आफ्टर स्ट्राइक 40/9 मीटर पर सेकेंड से चलेंगे, जबकि 2 kg का ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्राइक वो कैसा होगा? रेस्ट पे ही रहेगा। हाँ, वो चलना चालू करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हमसे तुरंत पूछा है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो देख रहे हो, इसमें एक सांप जैसी एक रस्सी है, उसको ऐसे गोल 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 ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बांध दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट। ऐसा समझो एक तुम्हारे हाथ में लट्टू देखा है ना, उसमें रस्सी बांध के फिर से छोड़ते हैं, तो पूरी जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो लट्टू घूमता है, देखा है ना? वैसा ही समझो, यहाँ पे दोनों साइड में ब्लॉक लगे हैं, दोनों मूव कर सकते हैं। 4 मीटर की लेंथ में टोटल स्ट्रिंग को ऐसे बनाया गया है, और इसको 10 से चलाया गया आगे। पूछा है जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी उस टाइम पर दोनों ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी? पहला सवाल। एक और चीज दिया है यहाँ पर, गिवन दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 मीटर। ट्राई करो, ट्राई करो, अच्छा सवाल है, ट्राई करो। आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग टाइट होने के ठीक पहले की कंडीशन और स्ट्रिंग टाइट होने की ठीक बाद की कंडीशन। वहां पे आपको इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगाना है।
करो ट्राई। अरे स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, तुरंत कोई चेंज नहीं देगा। देखो जस्ट बिफोर स्ट्रिंग स्टार्ट ये क्या होगा, ये ब्लॉक पहले यहां पर है, दूसरा वाला ब्लॉक पहले यहां पर था, फिर ये वाली लेंथ अपने को दी है, ये 4 मीटर है। आवाज बंद। अब जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो ये ऐसे, ये 5 मीटर हो गई इसकी स्ट्रिंग की लेंथ, और ये जा रहा है 10 से इधर, यही दिया है ना। दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज टॉट। अच्छा, तुम जानते हो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो सकती है? जिधर फोर्स अप्लाई हो। जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज टॉट पे फोर्स किधर लग रहा होगा? क्या इस लाइन पे लग रहा होगा ऐसे? क्या इधर फोर्स लग रहा होगा ऐसे? तो और ये कौन सा फोर्स होगा? ये भी इंपल्सिव होगा तब। तो क्या इसी लाइन पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा? इंपल्स जो मोमेंटम चेंज करेगा वो इसी लाइन पे तो करेगा ना जिधर फोर्स लग रहा है, और जिधर फोर्स कर रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अब वेलोसिटी तो मेरी इधर है 10 से, तो क्या करना चाहिए? इस 10 के 2 कंपोनेंट लेने चाहिए, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। सही बात है क्या? अच्छा, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या ये वाला एंगल 37 होगा? और वो 37 हुआ तो क्या ये 53 हुआ? ये 53, तो क्या ये भी 53? क्या ये बन गया 10 cos 53? क्या ये बन गया 10 sin 53? तो 10 cos 53 का मतलब 3/5, 2 3 जा 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रिंग टाइट होगी, उसके बाद भी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग स्टॉप इस 8 में कोई चेंज आएगा क्या? किस में चेंज आएगा? 6 में। अब जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग स्टॉप पे क्या कंडीशन बन गई कि एक बॉल मेरे पास यहां है, दूसरी यहां होती, ये डिस्टेंस दिया है 4 मीटर, ये बन ऐसे गया है, ये 53 डिग्री है। जस्ट आफ्टर में ये वाली वेलोसिटी तो 8 अभी भी इसके पास रहेगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी मान लो v होगी, टेंशन लग रहा था ना, और इसकी वेलोसिटी भी इधर हो गई v। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हुआ? इम्पल्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या इम्पल्स कैन चेंज द मोमेंटम in a direction of, या in the line of impulsive force, in the line of impulsive force। तो impulsive force इधर लगेगा, उधर ही चेंज करेंगे ना। हाँ, हाँ, तो इम्पल्स इसी लाइन पर चेंज करेगा, तो बाद में ये भी v हो गया, ये भी v हो गया। अब इक्वेशन लिखो, यहां पे मैं ऐसे लिखूं, अप्लाइंग, खाली सोचना था इस सवाल में, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे आपको। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो पहले इसको मैं ए बोल दूं, इस वाले ब्लॉक को बी बोल दूं, तो ए के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे बोलो? क्वेश्चन तो लिख ही चुके होंगे ना। ए के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? तो बोलो, ए ये वाला पार्ट है, तो ए के लिए लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एम वी। पहले तो कोई वेलोसिटी थी नहीं,
और जब b के लिए लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा माइनस टी डी टी, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी में चेंज आगे हो रहा है। m वेलोसिटी माइनस इनिशियल कितना था इस लाइन पे 6, लिख देना इम्पल्स कैन चेंज द मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली, या अलोंग द लाइन ऑफ नेट इम्पल्सिव फोर्स। बस इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ लेता हूं ऐसे। जैसे ही जोड़ोगे ये पार्ट 0 हो गया, तो ये बना 0 इज इक्वल टू mv प्लस mv माइनस 6m, या 2mv इज इक्वल टू 6m। m ने m को मार दिया, v की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी va इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ b लिखोगे तो b का ये वाला कंपोनेंट तो कितना आया 6 ना, सॉरी 3, ये 3 आया ना भाई, ये वाली वेलोसिटी 3, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कितनी रही 8 का 8 रहने वाली है। देयरफॉर vb वुड बी √3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो vb आएगा √9 प्लस 64 √73 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्या? इस सवाल को कराने का पीछे मेरे एक ही पर्पस है मेरा, कि आपको ये समझ में आया कि जो मोमेंटम चेंज होता है या जो इम्पल्स चेंज होता है वो इम्पल्स किधर कर सकता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कहाँ कर सकता है वो, छाप लीजिए, लिखो नोट पॉइंट बना के, इम्पल्स कैन चेंज द मोमेंटम, impulse can change the momentum along the direction of net impulsive force। नेट इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स जो मोमेंटम चेंज कर सकता है वो किधर कर पाएगा, नेट इम्पल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं अलोंग द लाइन लिखना, अलोंग द लाइन ऑफ नेट इम्पल्सिव फोर्स। क्योंकि देखो इम्पल्स वाला जो फोर्स था वो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को देखो, इम्पल्स पीछे लग रहा है लेकिन वेलोसिटी इधर चेंज हो रही है, डायरेक्शन अलग अलग हो गया लेकिन लाइन एक ही है। तो अलोंग द लाइन ऑफ नेट इम्पल्सिव फोर्स, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। This line is known as line of impact। अब इसके बाद ना एक और टॉपिक है, इसमें इसी 3-4 तरह के सवाल बनते हैं। ये अकेले एक ही यही पढ़ के हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इनके साथ 2-3 टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं। किसका QR कोड लेके घूम रहे हो तुम? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, कब काम आता है, ये सुनो। अभी मैं धीरे धीरे ना चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुका हूं। एक और लेक्चर या 1.5 लेक्चर सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वीक में एक और है ना, कल ही है, हाँ, तो कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ एक ब्लॉक है मान लो m1 मास का, एक ब्लॉक यहाँ है मान लो m2 मास का, दो ब्लॉक दिखे, एक m1 और एक m2। क्या हो गया? क्या गिन रहे हो? कितने पेज हुए? पूरा नोट्स बना दिए हो? क्या बताओ, हमें भी, हम लोग भी जान जाए, इम्पोर्टेंट पूछ रहा होगा कुछ। तो ये वाला ब्लॉक U1 से जा रहा है आगे, ये ऐसे आगे जा रहा है U2 से। ये कोलाइड कब करेंगे? जब U1 U2 से, हाँ जब U1 U2 से बड़ा होगा तभी ये कोलाइड करेंगे, हर केस में ये कोलाइड नहीं करेंगे। यहाँ ये टक्कर किए, ये इनका कोलिजन हुआ, ये रहा जस्ट बिफोर कोलिजन की कंडीशन, एंड दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। तो बच्चों कोलिजन के टाइम पर क्या हो रहा होगा ये समझो। जब ये दोनों टकरा रहे हैं ना, ये है अपना M1 और ये है अपना M2। जब ये दोनों टकरा रहे हैं ना, जिस मोमेंट पे ये लोग टकरा रहे हैं, कौन ज्यादा है? U1। कम कौन है? तो पीछे वाला ब्लॉक है धक्का दे के आगे जाना चाहेगा, सही बात है। लेकिन आगे वाला ब्लॉक उसको थोड़ी बोलेगा मैं दब जाता हूं तुम निकल जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा। तो ये आगे वाले की वेलोसिटी कम है तो पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले की वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना, और आगे वाला ब्लॉक पीछे की वेलोसिटी कम करेगा ताकि दोनों चल पाए। ऐसे होते होते टक्कर विक्कर के बाद में ये ऐसे चलने लगे, ठीक है, या ऐसा सोचो, ये ऐसा हो गया। इसके बाद तीन कंडीशन पॉसिबल है। कंडीशन 1 कि ये अपना M1 है, जो V1 से चलने लगा, ये M2 है जो V2 से चलने लगा। और कंडीशन क्या बनी इसमें, कौन बड़ा हो गया? जो पहले बड़ा था वो छोटा हो गया, ठीक। जो पहले बड़ा था वो कैसा हो गया? छोटा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दूसरे दोनों आप अलग हो ही मत, चिपके रहे और दोनों V से चलने लगे। तीसरी कंडीशन है, चलो दो ही कंडीशन बनाते। तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें अगर जैसा साइज पहले था, जो डायमेंशन पहले रखता था ऑब्जेक्ट, उसी डायमेंशंस को बाद में भी रख लिया, तो ये हो गया इलास्टिक। कैसा हो गया? अगर डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? पार्शियल इलास्टिक। वो अलग बात है, कोलिजन में आएगा। अभी के लिए ये समझो, एक ये कंडीशन बन गई और एक ये कंडीशन बन गई। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो डिफाइन क्या करता है? रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट कहता है कि सेपरेट हुए कि नहीं हुए। क्या कहता है? सेपरेट हुए कि नहीं हुए। अगर सेपरेट हुए तो किस रेट से वो सेपरेट हो रहे हैं, उनके सेपरेशन की वेलोसिटी, और किस रेट से वो अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को। किस रेट से वो अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को। इनका जब रेशियो निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ई। क्या मिलेगा?
ई। सोचो इस पहले वाले केस में सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या v2 माइनस v1। इस केस में अगर E लिखना है तो सेपरेशन की वेलोसिटी हो गई v2 माइनस v1। अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है u1 माइनस। इसमें अगर लिखोगे तो E की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ रही है E की वैल्यू, क्योंकि बिकॉज v2 एंड v1 दोनों बराबर है तो v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे ही v2 माइनस v1 0 हुआ द होल थिंग बिकम्स, अरे मैं सही बोल रहा हूँ क्या। तो ये जो चीज लिखी है ना, इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहां ध्यान से देखो, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसके पास कोई भी यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं होता। चलो एक लाइन लिखो, फिर इसको लिखना। लिखो इट इज द रेशियो ऑफ velocity of separation to the velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा, ये नोट करो। थियरी इतनी ही है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और जब ये लिखना ना सेपरेशन ऑफ अप्रोच, वही आगे लिख दो along the line of impact only। जहां पे लिखा ना इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वही आगे लिखो along the line of impact only। तू बीमार है क्या, तू बीमार है कि नींद आ रही है, हाँ या ना। along the line of impact only, along the line of impact only मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है, लेकिन along the line of impact only। लिखो, मैं ये नोट करो, मैं 1 मिनट में आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है, सेपरेशन और अप्रोच। तो यहाँ कैसे आ गया, लिख नहीं पाया। अरे मैं लिख रहा था, अरे लिख रहा था, नहीं इसमें सवाल ऐसे आते, पढ़ना बिढ़ना है कि खाली मस्ती करनी है, मस्ती ना, पढ़ाई नहीं। हंस रहे हैं ऊपर से। ये एक बॉल है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये एक बॉल है, हाँ दिख तो रहा है चलता हुआ, इसको स्लाइडर बोलते हैं, ठीक है। E की वैल्यू है हाफ। फाइंड द वेलोसिटी of objects just after collision। कौन किसको मारा, चल क्या रहा है यार।
अब थोड़ी देर सीरियस होके पढ़ लो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अभी जेई बैच हो तो जेई जैसे ही बने रहो, मैं तो छोड़ दूंगा नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि 1.5 घंटे हो गए लेक्चर में आकर के, एक टॉपिक ढंग से नहीं हुआ, 3-4 सवाल किए हो, बाकी मस्ती चल रही है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चाहिए, तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? अभी हमने किया था, इस किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 2 मान लो, तो E की वैल्यू क्या होती है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात कर रहा है, तो जब टकराएंगे तो यही तो नॉर्मल की लाइन होगी ना, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, सारी वेलोसिटीज किधर है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही है। तो अगर मैंने E का ये फॉर्मूला लगाया तो E की वैल्यू हाफ है, V2 माइनस V1। एक बात बताओ, दीवार मतलब स्लाइडर क्या बॉल से बहुत ज्यादा भारी होता है? अगर बहुत भारी होगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो V2 पहले कितना था? 10, तो अभी भी कितना रहेगा? 10, लेकिन माइनस में, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, माइनस V1, क्योंकि V1 को मैं पता नहीं है किधर जा रहा है, तो मैंने V1 को पॉजिटिव ही लिया है। V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, करेक्ट? यही सॉल्व कर लो, मिल गया तुम्हें। 15/2 ये बन जाएगा, या V1 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 15/2, तो V1 आ जाएगा माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5/2। मतलब टकराने के बाद जो बॉल है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5/2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। समझा क्या? टफ है क्या? नेक्स्ट सॉल्व करो तुम। सवाल वही है, किधर? ये वाला सवाल करो जल्दी।